स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय भारत। दोस्तों, आज मसूद अजहर, हाफिज सईद के टेरर नेटवर्क को, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इस पूरे फेक मास्क को एक्सपोज करने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के सामने इनोसेंट बनता रहता है, नादान दिखाता रहता है खुद को, लेकिन इसके बावजूद पीठ पीछे वो क्या कर रहा होता है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए कुछ शैडो आउटफिट्स, कुछ ऐसे फेक मास्क वाले आउटफिट्स तैयार करता है जो कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते हैं। आगे कहाँ से आते हैं, क्योंकि आखिर ये ऐसे TRF, LEM, PAFF, कश्मीर टाइगर्स, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद करती है, इन्हें सपोर्ट करती है, फुल टाइम सपोर्ट। और 2019 से अब तक कैसे ये जो 4 आतंकी संगठन है जो कि शैडो आउटफिट्स कहे जाते हैं, अब लश्कर काम नहीं करता, अब जैश काम नहीं करता, अब ये 4 काम करते हैं कश्मीर वैली में। तो आखिर ये कश्मीर के अंदर से ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, सब कुछ आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कुछ पैटर्न्स के ऊपर। पैटर्न्स कुछ इस तरह के कि पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में आना जाना और उस आने जाने के दौरान भारत में अटैक्स होना। इसके अलावा मसूद अजहर की, पाकिस्तान के चहेते मसूद की मौत की खबरों के फेक न्यूज़ का पैटर्न, और साथ ही साथ भारत में जब जब इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उस टाइम अटैक्स का पैटर्न। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं इन पर ही बात करेंगे। आपको आज सब कुछ यहाँ पता चलने वाला है। हाल ही में आप सभी जानते हैं पहलगाम में जो अटैक किया है, जो कायरता की एक हरकत की है इन आतंकवादियों ने, M4 कार्बाइन से, AK-47 से निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक करना, वो भी उनके बीवी और बच्चों के सामने। इससे बड़ा कायरता का कार्य और क्या होगा। लेकिन इसका जवाब जो है वो जल्दी इन्हें मिलने वाला है, और तब मिलेगा जब 19RR की टीम्स वहाँ पहुँचेंगी, तब उनके सामने इनका सामना होगा इन आतंकवादियों का। SOG, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स वहाँ पहुँचेंगे, स्पेशल फोर्सेस पहुँचेंगी, और उसके बाद में आप सभी जानते हैं होना क्या है। ये बहादुरी जो अभी ये आतंकवादी दिखा रहे थे वो वहाँ नहीं दिखा पाएंगे। वहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ तस्वीरें आएंगी जिसमें इनके चेहरे भी पहचाने नहीं जाते। तो खैर दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान को आज एक्सपोज करने वाले, उसकी इस फेक इनोसेंस को एक्सपोज करने वाले इस वीडियो में। और दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, उस पर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नाम है फैक्ट्स विद वरुण जौहरी उस चैनल का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को आखिर डाला कब गया। साल था 2008, भारत में मुंबई टेरर अटैक्स हुए, और इसके बाद ही क्योंकि प्रूफ्स मिले थे कि पाकिस्तान का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो विश्व स्तर पर अपने स्तर पर मना करता रहे दुनिया के सामने, लेकिन कसाब के माँ बाप खुद यहाँ पे वीडियोस में ये कह रहे थे कि हाँ, कसाब हमारा बेटा, और कसाब को हमने पकड़ लिया था यहाँ पे, बाद में उसको फांसी भी दी गई है। तो खैर, दुनिया के सामने ये साफ था कि पाकिस्तान का 26/11 के हमले, मुंबई टेरर अटैक्स में पूरा योगदान था, पूरा उसका हाथ था। और इसी के तहत पहली बार पाकिस्तान को 2008 में FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। दरअसल कई सारे ऐसे जो देश होते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को या फिर टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा होता है जहाँ से, तो उनको FATF की उस लिस्ट में, उस ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। पहली बार 2008 में डाला गया, हालांकि अगले ही साल 2009 में इसको वहाँ से हटा भी दिया गया। लेकिन इसके बाद 3 साल ये करीबन निकल जाते हैं। 2012 आता है, 2012 में एक बार फिर डाला गया FATF की ग्रे लिस्ट में। क्यों डाला गया? क्योंकि इन 3 सालों के बीच में भारत के अंदर पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आया है क्या? उसने इन 3 सालों के अंदर करीबन, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 70+ ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी जिसमें एनकाउंटर्स थे, अरेस्ट थे और अटैक्स थे। ये सभी नोटिस किए गए थे जम्मू कश्मीर वैली के अंदर। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से की गई, इसलिए 2012 में उसको एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया। इस बार ये रहता है करीबन 3 साल यहाँ पे, 2015 तक। 2015 में जैसे ही एक बार फिर ग्रे लिस्ट से उसको हटाया है, तो हमने क्या क्या देखा है? हमने 15 से लेकर 18 के बीच में इन 3 सालों में सबसे बड़े अटैक्स देखे हैं भारत के, जिसमें संजुवन आर्मी कैंप अटैक, बारामूला अटैक, उरी अटैक, पठानकोट अटैक, पामपोर अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, बडगाम अटैक, कुपवाड़ा अटैक और लेथपोरा अटैक। ये सारे अटैक्स वो थे जो कि इन 3 साल के बीच में हुए हैं, 2015 से 2018। खैर, इन 3 सालों के बाद ये सब अटैक्स को देखते हुए FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, एक बार दोबारा से 2018 में डाला जाता है पाकिस्तान को। ये तीसरी बार था जब 10 साल के अंदर 3 बार एक देश डाल दिया गया इस लिस्ट के अंदर। इस बार पाकिस्तान ने अपने जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये जो आतंकी संगठन बहुत ज़्यादा चहेते लोग हैं जो ISI के, पाकिस्तान के, पाकिस्तानी मशीनरी के, इनके साथ में क्या किया, इनको थोड़ा सा एक ड्रामा क्रिएट करने का दिखाया दुनिया भर को कि हम इनके जो लीडर्स हैं उनको देखिए हाउस अरेस्ट रख रहे हैं, किसी के ऊपर हम केस चला रहे हैं, कई लोगों के ऊपर, जिसमें हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का और ये मसूद अजहर जो है,
इन लोगों के ऊपर लगातार केसेस चलाए गए। ऐसा दिखाया गया कि देखिए हम कितना अच्छा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में आईएसआई पाकिस्तान की कुछ और ही प्लान कर रही थी। ये प्लानिंग इनकी शुरू हो चुकी थी कि क्या करना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच में अगले ही साल 2019 आता है और 2019 में क्या हुआ आप सभी को पता है। मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर से आती है सुनकर, और उसके बाद में मोदी गवर्नमेंट के आते ही अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की आईएसआई के फुल सपोर्ट के साथ इन्होंने एक प्लान किया, और ये प्लान इस तरह का था कि जिसमें हम अपने आतंकी संगठन को सामने दिखाएंगे भी नहीं, और इसके बावजूद हम अटैक भारत के ऊपर करते रहेंगे। आईएसआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के फुल सपोर्ट के साथ में 4 ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया। छोटी छोटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको पहले ऑनलाइन फॉर्मेट में ये लोग चलाया करते थे, पहले उन्हें ऑनलाइन बनाया गया, उसमें सारी भर्तियाँ की गई, रिक्रूट किया गया लोगों को, उनको इस तरह के नाम दिए गए कि वो रिलीजियस नाम नहीं होगा इस बार, अब इस बार पॉलिटिकल नाम लगना चाहिए, एक रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस लगना चाहिए कि अगर द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम है या कश्मीर टाइगर्स नाम है तो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ऐसा लगे कि ये कश्मीर के अंदर के लोगों ने भारत की सरकार के विरोध में इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। ये पूरा इनका प्लान था और यही इन्होंने एग्जीक्यूट किया। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ है ये आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं 2016 में। 2016 में आप सभी को याद होगा और ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, सोशल मीडिया टेररिस्ट था एक जम्मू कश्मीर वैली का, नाम था बुरहान वानी। बुरहान वानी का 2016 में एनकाउंटर किया था, उसका खेल खत्म किया था हमारी स्पेशल फोर्सेज ने। इस समय पे ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था बुरहान, इसके ख़त्म होने के बाद में इसके साथ में उस समय पर दरअसल एक शख्स रहता था, एक आदमी, इसके 11 लोग थे ग्रुप के अंदर जो इसके बहुत ही करीबी थे बुरहान के। लेकिन इसके अलावा भी एक और मिलिटेंट ऐसा था, इसका नाम था मोहम्मद अब्बास शेख, जो इसके साथ रहता था, बहुत ही करीबी था। लेकिन बुरहान के मारे जाने के बाद में मोहम्मद अब्बास शेख ने अपना जो हाइड आउट था, जहाँ वो छुप कर रहता था, मिलिटेंसी करता था, साउथ कश्मीर के कुलगाम से श्रीनगर सिटी में उसने अपना हाइड आउट था वो शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, कई बार उसको देखा भी गया, ये देखा गया कि बाटमूला एरिया में उसको स्पॉट किया गया है फोर्सेस के द्वारा भी, क्योंकि रेकी और रडार पे तो रहते ही हैं ये लोग। लेकिन इसके बाद सडनली वो गायब हो गया, मोहम्मद अब्बास शेख ये गायब हो जाता है। और ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, ये आपको आगे इस कहानी में पता चलने वाला है, अभी इस पूरे केस के अंदर आगे आपको पता चलेगा। खैर यहाँ से 3 साल निकलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया अगस्त 2019 आया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, हटाया गया। इसके 2 महीने के बाद अक्टूबर 2019 की बात है, पाकिस्तान के कराची में एक आतंकी संगठन सबसे पहली बार इन लोगों ने जब बनाया है एफएटीएफ की गिरफ्त से बचने के लिए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा को साइडलाइन करके, एक तरह से उनको सपोर्ट करके, उनकी शेडो आउटफिट्स बनाने के लिए, तो सबसे पहला संगठन इन्होंने क्या बनाया उसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं। पहली बार इन्होंने एक आतंकी संगठन को ऑनलाइन बनाया। ऑनलाइन उसको बनाने के बाद आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसको नाम दिया टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट दरअसल पाकिस्तान जो था वो इसलिए इसको इस तरह का नाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, जिससे कि ये लगना चाहिए कि रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आपने रेजिस्टेंस ये जो वर्ड है, वर्ल्ड पूरे दुनिया भर में कई सारे ऐसे अलग अलग देशों में ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जिनके फॉर्मेशन के नेम में या फिर जिनके ऑर्गेनाइजेशन के नेम में रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है इस शब्द का। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ पाकिस्तान के आईएसआई ने कश्मीर के लिहाज से यूज़ की थी। ये कहा गया कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं वही सामने उठकर भारत सरकार के आगे खड़े हो गए हैं और उन्हीं लोगों ने विरोध और बगावत शुरू कर दिया। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको यहाँ बनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी चीज़ देखी गई कि एक और तरीका था इनका कि जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा रिलीजियस नाम नहीं देंगे। रिलीजियस नाम जब दिए जाते हैं तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठता है, तो इस वजह से ये नहीं देंगे, एक लोकल रेजिस्टेंस लगना चाहिए, एक ऐसा कलर लगना चाहिए, इस वजह से ये नाम दिया गया। खैर इसके बाद ये जो आउटफिट था टीआरएफ, इसकी जो लीडरशिप थी ना, वो सारी की सारी लीडरशिप, जिसमें कई ऐसे बड़े बड़े आतंकी थे जो कि सीधा लश्कर तैयबा से संपर्क रखते थे, उसी के बड़े टेररिस्ट थे, जिसमें सज्जाद भट्ट का नाम था, जिसमें जो अभी आपने नाम सुना होगा सैफुल्ला कसूरी, जिसका नाम पहलगाम अटैक में सामने आ रहा है, वो इसकी लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में था। सुलेमान रहमानी इसकी लीडरशिप में था। ये सारे पाकिस्तान बेस्ड, ये सभी यहाँ से लश्कर तैयबा की टॉप लीडरशिप टीआरएफ को चला रही थी। शुरुआत इन्हें कर दी थी। अक्टूबर 2019 में बनने के बाद आपको ये बता दें कि करीबन 6 महीने तक ऑनलाइन एग्जिस्टेंस था टीआरएफ का। 6 महीने तक ये लोग रिक्रूटमेंट करते रहे, अपने जो फंडिंग चैनल्स होंगे वो बनाते रहे, कैसे कश्मीर तक पाकिस्तान से पैसा पहुंचेगा, कैसे बाकी जो चीज़ें हैं वो पहुंचेंगी, एमिनेशन पहुंचेगा। वहाँ पे जो OGW थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स कश्मीर के अंदर,
उनको मोटिवेट करते रहे कि अब तुम्हें टीआरएफ के लिए काम करना है, और इसकी पूरी फुल फ्लेज प्लानिंग करके बैठे थे। आपको आगे पूरा फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पता चलने वाला है। अप्रैल 2020 की बात बताई जाती है। 6 महीने जब ऑनलाइन एग्जिस्टेंस हो गया, एग्जैक्ट आप टाइम फ्रेम देखिए, अक्टूबर 2019 में बनने के बाद 6 महीने तक रहता है और अप्रैल 2020 में अपना काम शुरू कर देता है। किस तरह से? क्योंकि अब तक टेररिस्ट की जो एक रिक्रूटमेंट थी वो टीआरएफ में हो चुकी थी। इसमें टेररिस्ट लिए गए थे तहरीक मिल्लत इस्लामिया से, गजनबी हिंद से, इसके अलावा लश्कर तैयबा से। तो ये मेनली टीआरएफ के अंदर इन 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट हुआ करते थे, आतंकवादी हुआ करते थे, और फाइनली टीआरएफ एक फिजिकल एंटिटी बन जाता है। अब ये मार्च और अप्रैल 2020 की बात है। फिजिकल फॉर्म में आने के बाद एक तरह से टीआरएफ ने अपना आप पहला काम शुरू किया। पहला काम क्या था? OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनके थ्रू एम्यूनेशन पहुंचाना कश्मीर वैली में टीआरएफ के आतंकवादियों के लिए, और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन कराना उन आतंकवादियों का पीओके से कश्मीर के अंदर। मार्च 2020 की एक बात बताई जाती है। आप ये देखिए, केस जब सामने आया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सोपोर और कुपवाड़ा के अंदर एक OGW नेटवर्क था बहुत बड़ा, उसको एक्सपोज किया था। एक तरह से उनको पकड़ा था, वहाँ पे रेड की थी, और तब जाके जब वो रेड की गई उन्हें पता चला कि किरान सेक्टर में पाकिस्तान से मिलिटेंट्स ने, आतंकवादियों ने LOC पर कुछ वेपन्स को ड्रॉप किया है, जिसमें 13 AK-47 राइफल्स थी, ग्रेनेड्स थे, हैंड ग्रेनेड्स थे, और भारी मात्रा में एम्यूनेशन बरामद किया गया। और इसको लेने के लिए सारे OGW जो थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, कश्मीर के ही रहने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि टेररिस्ट के लिए काम करने लगते हैं पाकिस्तान के, ये सभी वहाँ पे गए हुए थे। और यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस ने जब रेड किया तो ये सारा असला बारूद तो पकड़ा ही गया, इन लोगों को भी पकड़ा गया। जब इनसे इंटेरोगेशन जब आगे किया गया कि आखिर किरान सेक्टर में तुम यहाँ क्या कर रहे थे और किस लिए आए थे, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हो, तब इन्होंने बताया कि दरअसल हम नए रिक्रूट्स को, यहाँ पे यूथ को कश्मीर के रिक्रूट कर रहे हैं एक नए टेरर आउटफिट के लिए। अब तक टीआरएफ के बारे में स्पेशल फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता था, कोई इंटेल इस तरह का नहीं था। तो ये पहली बार पता चला कि एक टेरर आउटफिट को नए यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है उसके लिए लोगों को। लेकिन अब तक कुछ समझ पाती हमारी स्पेशल फोर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्स, एक हफ्ते के अंदर ही टीआरएफ क्योंकि बन चुका था, फिजिकल फॉर्म में आ चुका था, अब वो अटैक करना, इन्फिल्ट्रेट करना, जिस तरह का पैटर्न हमने आपको बताया वो कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, 2019 में कुपवाड़ा के किरान सेक्टर में, डोगरी बेहया के एक रीजन है, वहाँ पे LOC पे, क्योंकि ये जो किरान गांव है वो LOC पे ही पड़ता है और किरान सेक्टर में सेना जो है तैनात रहती है हमेशा, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन का रूट उसको माना जाता है बहुत पुराने समय से। जब इंसर्जेंसी शुरू हुई है कश्मीर के अंदर 90s में, तभी से उस रूट को, एक बहुत ही इनफेमस रूट है, मतलब सब जानते हैं कि किरान सेक्टर से जो LOC क्रॉस करके पाकिस्तानी है वो यहाँ पे मिलिटेंट्स दाखिल होते हैं कश्मीर में। तो खैर यहाँ पे महज एक हफ्ते के बाद में इस OGW रेड को करने के 5 ऐसे लश्कर तैयबा के, या कहें TRF के आतंकवादी थे, क्योंकि अब ये TRF का पहला घुसपैठ का अटैम्प्ट जो करने वाले थे ये लोग, ये यहाँ से एंटर करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, लेकिन एक एनकाउंटर होता है, हमारी स्पेशल फोर्सेज वहाँ पहुँचती है। हमने इस पर एक वीडियो भी किया है, ऑपरेशन रंदोरी बेहक इसको कहा जाता है, और बहुत ही डिटेल्ड एपिसोड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। खैर एक बहुत ही हाईली क्लोज कॉम्बाट ऑपरेशन हुआ, एनकाउंटर हुआ, 5 के 5 इन टेररिस्ट को लश्कर तैयबा के, TRF के मार गिराया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन हमारे 5 जवान स्पेशल फोर्सेज के वो वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हुए थे इस ऑपरेशन में। खैर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब आगे सर्च किया कि आखिर ये TRF है क्या, इसके कश्मीर से क्या लिंक्स हैं, तो एक बड़ा सा खुलासा हुआ। ये पता चला कि 1996 में एक आतंकवादी था जिसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, और इसका नाम है मोहम्मद अब्बास शेख, वही मोहम्मद अब्बास शेख जिसके बारे में हमने पहले भी आपको इस एपिसोड में बताया था। मोहम्मद अब्बास शेख TRF का, उसको चीफ बना दिया गया था, सिर्फ कहने के लिए कि ऑपरेशन जो है कश्मीर के अंदर वो यहाँ पे इसको संभालेगा, क्योंकि बहुत लंबा उसका इतिहास रहा था मिलिटेंसी में। करीबन बताया जाता है 20 साल से वो पहले इस पूरे काम में था, मिलिटेंसी में था, टेररिज्म एक्टिविटीज़ करता रहता था। मोहम्मद अब्बास शेख को यहाँ पे TRF का चीफ बनाया, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी वो अभी भी लश्कर तैयबा की थी, पाकिस्तान से बैठ कर जो इसको ऑपरेट किया करते थे। खैर मोहम्मद अब्बास शेख के साथ में एक कमांडर भी हुआ करता है जिसका नाम था सज्जाद गुल, शेख सज्जाद गुल। ये खुद रोज़ एवेन्यू कॉलोनी श्रीनगर का रहने वाला था। तो ये सभी इस तरह के लोगों को मिला के काम किया करते थे ये TRF के जो लीडरशिप थी। और जो शेख सज्जाद गुल था उसका तो नाम पिछले ही साल यानी कि 2018 श्रीनगर में एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे सुजात बुखारी, उनकी हत्या में भी आया था जून 2018 में। तो ये इस तरह के लोग थे सारे। खैर 2019 के बाद जब पूरे टेररिज्म सीन में पाकिस्तान के आया है TRF, इसने जम्मू कश्मीर वैली में काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए, काफ़ी सारे टेरर अटैक्स किए, और मेनली इनका टारगेट रहते थे माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित।
लेकिन महज 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर में 2021 अगस्त की बात है, जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इंटेल मिलता है कि एक एरिया में यहाँ पे आलोची बाग इलाके में श्रीनगर के अब्बास शेख और उसका डेप्यूटी मौजूद है। इन दोनों को वहाँ पे जाके एक एनकाउंटर होता है और मार दिया जाता है। ये दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद शेख सज्जाद गुल को जो चीफ था वो बनाया जाता है TRF का, क्योंकि जो एनकाउंटर में मारे गए थे वो थे मोहम्मद अब्बास शेख और उसका डेप्यूटी सादिक मंसूर। ये दोनों ख़त्म हो चुके थे। शेख सज्जाद गुल के बनने के बाद में आपने अगर देखा हो, इस बीच में 2022 से लेकर 2025 के बीच में जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिसमें TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये सारे इसी की लीडरशिप में हुए हैं। 2023 में 26 फरवरी का दिन था। एक सिक्योरिटी गार्ड थे संजय शर्मा, उनको TRF ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। इसके बाद कई और अटैक्स देखे गए। एक मदन लाल बिंद्रू थे, बहुत ही वेल नोन केमिस्ट थे, साथ ही साथ में कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, उनको उनकी शॉप के बाहर मार दिया गया TRF के आतंकवादियों के द्वारा। एक स्कूल प्रिंसिपल थी सुपिंदर कौर, उनको मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें लगातार TRF करता जा रहा था। इसके अलावा बहुत ही बड़े ये जो अटैक्स हैं वो भी इसने यहाँ पे कश्मीर वैली में किए। ऑपरेट कैसे कर रहा था पाकिस्तान से अपनी लीडरशिप को बिठाकर कश्मीर के अंदर TRF, ये आपको बताते हैं। देखिए TRF के बारे में कहते हैं कि ऑनलाइन एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस तरह से ऑनलाइन एक्टिव है कि जितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कश्मीर के यूथ का, ये सब एक ऑनलाइन पोर्टल से करते हैं। वहाँ पे इनके सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके यूथ को पहले लाया जाता है, उनको वीडियोस दिखाई जाती हैं, और वीडियोस भी कौन सी, जो खुद TRF के लोगों ने शूट की है। TRF के बारे में बताते हैं कि इसके जितने भी आतंकी हैं GoPro कैमरास का यूज़ करते हैं, बहुत ही ऑनलाइन एक्टिव टेकी लोग हैं। GoPro कैमरा को अपनी कभी बंदूक के ऊपर लगा के, कभी अपने सिर पर हेलमेट पर लगा के, और इसके बाद CRPF के ऊपर जितने इन्होंने अटैक किए हैं, इंडियन आर्मी पर जितने अटैक किए हैं, इन सबको इन्होंने शूट किया है और उनको दिखाया जाता है रिक्रूट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कश्मीर के यूथ को जो रेडिकलाइज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये लगातार करते हैं। इसके अलावा ऑपरेट कैसे करता है इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि बेसिकली जिन लोगों को ये रेडिकलाइज कर लेते हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाती है पाकिस्तान में। पहले वो लोग जो कश्मीर के लोग हैं उसमें से अगर कोई रेडिकलाइज यूथ हो गया तो वो पहले जाएगा ट्रेवल करके लीगली, वीज़ा पासपोर्ट पे आपके, या फिर लीगली जाएगा सीधा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान या किसी और रूट से पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद में वो क्या करेगा, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर एक प्रॉपर वेल ट्रेंड मिलिटेंट बनने के बाद में इन्फिल्ट्रेट करेगा LOC से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK से LOC क्रॉस करेगा और इसके बाद यहाँ पे आएगा कुछ और पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में। अकेला नहीं आएगा, वहाँ से वो कुछ और लोगों को लेके आएगा जिससे इनकी तादाद जो है वो कश्मीर के अंदर बढ़ती जाए। ये सारी चीज़ें, अगर थोड़े आंकड़ों की बात करें तो एक एनुअल रिपोर्ट 2022 की निकाली थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। उन्होंने कहा था कि 172 टेररिस्ट में से करीबन इनको जो मारा गया है, 172 टेररिस्ट को 90 ऑपरेशंस किए गए हैं ऐसे जिसमें इनको मारा गया है, लेकिन इसमें से 108 जो थे वो TRF के थे। 2022 की रिपोर्ट है, 2019 के मिड में एक्टिव हुआ है, तो 2 साल के अंदर आप आंकड़ा देख सकते हैं। 172 में से 108 टेररिस्ट TRF के थे और इसके अलावा 100 लोग जिन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन किया है उसमें से 74 ऐसे हैं जिनको TRF ने रिक्रूट किया था, 100 में से 74। जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली बैन किया, UAPA लगाया गया और शेख सज्जाद गुल जो इसका कमांडर था, चीफ था, उसको टेररिस्ट घोषित किया गया। खैर ये काफ़ी ज़्यादा लेट था, ये पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन TRF ने 2024 में क्या किया आप ये देखिए। दरअसल इनका ऑपरेट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग है। आप देखें तो ये जो हाईली सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे सेना की तैनाती होती है, निगरानी होती है, वहाँ पे कई बार उसको स्किप कर देते हैं। ये ऐसे नए नए एरियाज़ को चुनते हैं जहाँ पे सेना ज़्यादा नहीं रहती, जहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क हो सकता है आर्मी का वीक हो, जहाँ पे ऐसे लोग हों जो इनसे रेडिकलाइज हो जाएं, जो इन्हें सपोर्ट करें, जहाँ पे ये OGWs को अपने बहुत ज़्यादा रख सकते हो। ऐसे ही 3 इलाके, राजौरी, पूंछ और रियासी डिस्ट्रिक्ट। रियासी के बारे में बताते हैं कि ये तीनों इलाके दरअसल ये हब होते थे मिलिटेंसी का 90s में, जब स्टार्ट ही हुआ था लेट 90s में, अर्ली 20s में इंसर्जेंसी मिलिटेंसी, उस समय पर ये हब हुआ करते थे। लेकिन इस दौरान में 2008 के बाद से अभी तक जो 2024 चला था, तब तक ये देखा गया कि रियासी के अंदर कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक या इस तरह की कोई वारदात, कोई अंजाम मिलिटेंट्स ने नहीं दिया था किसी भी टेरर एक्टिविटी को। सिर्फ ये चीज़ें देखी जाती थी कि जब ये LOC क्रॉस करके कश्मीर में दाखिल होने के लिए आते थे तो इनको गुजरता हुआ देखा जाता था रियासी से। कई बार मिलिटेंट्स को देखा गया और एक दफ़ा तो 2022 जुलाई में
पकड़ भी लिया था रियासी के कुछ रहने वालों ने। 2 टेररिस्ट को, हैविली आर्म टेररिस्ट थे, उनको पकड़ भी लिया गया। जब देखा लोगों ने और लोगों की तादाद ज़्यादा थी, ये टेररिस्ट 2 थे, तो उन्होंने पकड़ा और सीधा जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया। लेकिन टीआरएफ अब इस इलाके में एक बार फिर से 2024 आते आते एक्टिव होने लगा था। उसने अब इस इलाके को दोबारा से एक्टिव करना शुरू किया, इंसर्जेंसी के लिए, मिलिटेंसी के लिए, अटैक्स के लिए। कैसे किया गया और ये क्यों किया गया? दरअसल मई 2024 में 7 मई को एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था हमारी फोर्सेस के द्वारा, जिसमें टीआरएफ का एक बहुत ही बड़ा कमांडर था, जिसके ऊपर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा था। नाम था बसीर डार। बसीर डार को एक एनकाउंटर में, जॉइंट ऑपरेशन में एनआईए जो हमारी स्पेशल फोर्सेज है उन्होंने मार गिराया, ख़त्म कर दिया। लेकिन इसी के अगले महीने क्या हुआ, टीआरएफ ने रियासी डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे अपने ओजीडब्ल्यूज को एक्टिव करना शुरू कर दिया था। अटैक के लिए एक प्लान कर लिया था, और ये प्लान किस तरह का था और किस दिन होने वाला था, आपने पिछले साल इस पर बहुत खबरें देखी होंगी, इसके बारे में आपको पता भी होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हुए, शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार। वो 9 जून 2024 की शाम को 7:30 बजे शपथ लेने वाले थे। लेकिन इसके करीबन ठीक 1 घंटा पहले रियासी के अंदर टीआरएफ के आतंकवादियों ने 53 यात्रियों की एक बस, श्रद्धालुओं की एक बस जो कि शिवखोड़ी से वैष्णो देवी कटरा जा रही थी, उसको सीधा टारगेट किया। और उसको टारगेट इस तरह से किया गया था कि जब वो बस अपने 10 किलोमीटर की चली थी, कोनी एरिया में पहुंची थी, तेरियात विलेज में, वहाँ पे उसे टारगेट किया जाता है। टेररिस्ट ने गोलीबारी की, अंधाधुंध गोलीबारी, बस डिस्बैलेंस होकर खाई में भी जाके गिरी। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। 9 लोगों की मौत हुई थी, 33 करीबन इंजर्ड थे। एक बहुत बड़ा अटैक जो टीआरएफ ने हाल ही में पिछले ही साल 2024 में किया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, स्टडी आईक्यू आपकी तैयारी को यूपीएससी सीएससी की हमेशा मजबूत बनाता आ रहा है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आपके पहचान में कोई कर रहा है, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस तैयारी को ना सिर्फ मजबूत, आसान भी बनाया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल और भारत के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का मौका मिलता है स्टडी आईक्यू के साथ। स्क्रीन पर जो आपको बैचेस दिख रहे हैं, ये सारे लेटेस्ट बैचेस हैं, लेटेस्ट कोर्सेज हैं, क्लासेज अभी स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर भी एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप हमारा ये जो कोड है BJ Live उसको यूज़ करते हैं। इस कोड के साथ ना सिर्फ आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी शुभकामनाएं बहुत सारी आपको मिलती हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप रिजॉल्व करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लिंक्स दी हैं वहाँ पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। BJ Live कोड लगाना मत भूलिएगा। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से टीआरएफ बना, कैसे ऑपरेट कर रहा है कश्मीर के अंदर से, कैसे पाकिस्तान से उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल, फंडिंग, सब कुछ चीज़ें, लॉजिस्टिक, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर ऑफिशियल्स और क्या क्या कहते हैं। देखिए, ऑफिशियल्स का कहना है कि जितनी भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, उसकी 4 वजह हैं। पहला है ओल्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो हैं, जो ओल्ड इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं दोबारा से। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस वो कम हो रहा है। थिन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज इन द रीजन्स, मतलब कई ऐसे रीजन हैं जहाँ पर फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है। अगर आप इस जगह करते हैं तो दूसरी जगह कुछ हो जाता है, उस जगह करते हैं तो दूसरी पहली जगह कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा हाईली ट्रेंड टेररिस्ट हैं, ये जब पाकिस्तान जाते हैं कश्मीर से और उसके बाद वहाँ से बाकी टेररिस्ट को लेकर, पाकिस्तानी टेररिस्ट को लेकर वापस आते हैं, ये एक नॉर्मल लड़के से हाईली ट्रेंड टेररिस्ट बन जाते हैं। तो इस वजह से एक जो मुश्किल है उसका सामना करना पड़ा है। और चौथी चीज़ है कि आर्मी का या हमारी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दिया है हाल ही में। तो इसकी वजह से ये जो सर्च है अचानक से जम्मू कश्मीर में अटैक्स का, वो आया है। ये ऑफिशियल सामने आंकड़े हैं। सीआरपीएफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन्होंने कहा था कि 199 मिलिटेंट्स में से 110 मिलिटेंट लोकल्स हैं और 89 जो है वो फॉरेनर्स हैं, यानी पाकिस्तानी हैं। आप देखिए कि लोकल मिलिटेंट जो है उन्हें कैसे रेडिकलाइज किया जा रहा है। जो लोकल यूथ है उसको मिलिटेंट बना दिया जा रहा है और वो बन रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। खैर, वापस से टीआरएफ पर आएंगे, लेकिन टीआरएफ की बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे बाकी 3 और टीआरएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की। पहला, लश्कर मुस्तफ़ा, PAFF, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस, और इसके साथ कश्मीर टाइगर्स। देखिए, 2019 के बाद ये चारों ही बनाए गए हैं, लेकिन हमने लश्कर की बात की, लश्कर तैयबा ने टीआरएफ को बनाया। जैश ए मोहम्मद भी तो है, लेकिन पाकिस्तान का चहेता। जैश ने क्या किया था 2019 के बाद, उसने लश्कर मुस्तफ़ा, एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LEM, जिसको बनाया अगस्त सितंबर 2020 के आसपास, इसको बताया जाता है बनाया गया हिदायतुल्लाह मलिक के द्वारा। हिदायतुल्लाह मलिक जो कि मसूद अज़हर के
जो एकदम उसका जो करीबी भाई मुफ्ती रऊफ असगर, उसका कासिम खास, एकदम ऐसा शख्स जो कि लगातार उससे संपर्क में रहता था। तो ये हिदायतुल्लाह मलिक, इसने एलियन को बनाया, ये यहाँ से इसको ऑपरेट करता है, इसके आतंकवादी भी कश्मीर में घूमते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन लश्कर मुस्तफ़ा के अलावा जैश ए मोहम्मद ने एक और आतंकी संगठन को ऐसे ही ऑनलाइन बनाया था कश्मीर के लिए 2020 से, जिसको शुरुआत किया गया। इसका नाम था कश्मीर टाइगर्स। कश्मीर टाइगर एक ऐसा आतंकी संगठन जिसको जैश ने बनाया और इसका चीफ बनाया गया मुफ्ती अल्ताफ़ को। मुफ्ती अल्ताफ़ अबूज़ार, उसको अबूज़ार के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन ये जो मुफ्ती अल्ताफ़ अबूज़ार था, इसके बारे में आपको बता दें, ये 2020 सितंबर में अपने घर को छोड़ के, अपनी बीवी, उसके 2 लड़कियां थी, उनको छोड़ के, पिता उसके मदरसा चलाते थे पीतपुरा नाथीपुरा में, उनको छोड़ के भाग गया यहाँ से। भागा तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस के पास, जब काफ़ी दिन नहीं लौटा। लेकिन परिवार वाले नहीं जानते थे कि अब वो मुफ्ती अल्ताफ़ बचा ही नहीं है, मुफ्ती तो अब अबूज़ार हो गया है। अबूज़ार बन के वापस लौटा और उसके बाद दिसंबर 2021 में कश्मीर में एक बार फिर से, ये जो 20 के बाद, दिसंबर 2021 के अंदर ये आने के बाद में, इन लोगों ने फिर से कश्मीर टाइगर्स के ऑपरेशंस, जो उसके अटैक्स थे, वो शुरू कर दिए। ब्रेंग वैली के अंदर, ब्रेंग वैली बेल्ट में, अनंतनाग में छुप गए, उसमें मुफ्ती अल्ताफ़ भी था। ये सभी यहाँ पे छुपे रहे। इसके बाद इन्होंने जवानों पर हमारे अटैक किए। कई सीरियस अटैक जो थे वो कश्मीर टाइगर ने किए हैं। यानी कि आप ये देखिए कि अगर टीआरएफ के बाद कोई और आतंकी संगठन है जिसने बहुत ड्रेडेड खतरनाक अटैक किए हैं 2019 आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद, वो है कश्मीर टाइगर। पहला टीआरएफ, दूसरा कश्मीर टाइगर। क्या किया इन्होंने? ज़िवान में, श्रीनगर के, पोस्ट आर्टिकल 370 की ये बात है, ज़िवान में श्रीनगर के टेररिस्ट ने एक पुलिस की बस पर फायर कर दिया। जब ये फायरिंग की गई थी, 3 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, 16 इंजर्ड हुए थे। जितने लोग थे उस बस में, सभी को क्षति पहुंची थी, 3 उसमें से वीरगति को भी प्राप्त हुए। लेकिन इसको देखने के बाद, क्योंकि ये आर्टिकल 370 के बाद सबसे बड़ा अटैक था जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हुआ था, इसे देखते हुए 2022 में एक टिप मिलती है हमारे एसओजी को, हमारे 19 आरआर के, राष्ट्रीय राइफल्स के, इंडियन आर्मी के जवानों को। और इसके बाद सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, 19 आरआर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं नौगांव में। ये नौगांव एरिया में अनंतनाग के एक टिप मिली थी। जब यहाँ पहुँचे, 2 आतंकवादी यहाँ पे थे, दोनों से मुठभेड़ होती है और मार गिराया जाता है। और वो आतंकी कौन निकलते हैं? मुफ्ती अल्ताफ़ और निसार खांडे। वही मुफ्ती अल्ताफ़ जो 2020 में घर छोड़कर भागा, 2021 तक चीफ बन गया कश्मीर टाइगर का, और उसके बाद 2022 में जून में ख़त्म भी हो गया। यही एक लाइफ स्पैन होता है एक आतंकवादी का। उस दिन से, जिस दिन से उसने हथियार उठा लिया है, जिस दिन से उसने अटैक करना शुरू कर दिया, किसी ऐसे एक अटैक का हिस्सा बन गया, मुश्किल से मुश्किल 1 साल, 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। ये इसके अलावा आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देखिए, बुरहान वानी से लेके जितने भी रहे, ये कभी उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाते, या तो अपना पूरा जीवन इसी तरह छुप के और कायरता के साथ में बिता देते हैं। तो खैर, ये जो मुफ्ती अल्ताफ़ था यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके अलावा कश्मीर टाइगर्स ने कुछ और भी बड़े अटैक किए थे डोडा में। ये तो आपने जो सीरीज़ अगर देखी होगी कि अगर एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स पिछले साल के हमारे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली है, उसके बाद आपने देखा होगा कि हर एक दिन में 3 दिन ऐसे लगातार थे जब सुनाई देता था कि आज फिर अटैक, उसके बाद फिर से अटैक और दोबारा अटैक। 3 अटैक ऐसे हुए थे जिसमें डोडा 12 जून 2024 ग्रेनेड अटैक किया गया। ग्रेनेड अटैक लॉन्च किया कश्मीर टाइगर्स के जो आतंकी थे, उनने हमारे आर्मी पुलिस के जॉइंट पोस्ट पर 5 सोल्जर्स हमारे इंजर्ड हुए थे। इसके बाद कठुआ में अटैक हुआ 9 जुलाई 2024, और उसके बाद में एक और अटैक हुआ था 15 जुलाई 2024 देसा फॉरेस्ट में। ये अटैक बहुत बड़ा अटैक था। इसमें बताया जाता है, ये जो कठुआ वाला था उसमें तो हज़ारों राउंड फायरिंग की थी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारी स्पेशल फोर्सेस ने, और रिटेलिएशन में सामने से आतंकवादी जो थे वो फायरिंग करते करते जंगलों से भाग गए थे। जो ट्रक ड्राइवर था उसमें एक इसको भी पकड़ा गया था, क्योंकि कई सारी चीज़ें, इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक केस हुआ था। देसा फॉरेस्ट में जो फायरिंग हुई थी 15 जुलाई 2024 को, इसमें आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई, हमारे 5 सोल्जर्स थे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इन सब के बावजूद भी ये जो लगातार चीज़ें चल रही हैं, टीआरएफ, कश्मीर टाइगर्स, एलईएम, पीएएफएफ, इनके बावजूद पाकिस्तान जो है वो कभी भी मानने को राजी नहीं होगा कि ये सब उसके प्यादे हैं, ये सब उसके बनाए हुए फेक आउटफिट्स हैं, जब वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को उनसे प्रोटेक्ट करके रख रहा है, जिससे कि उसका नाम कभी दोबारा से वर्ल्ड फोरम पे ना आ जाए। अब ये कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है पाकिस्तान, ये आपको हम बताते हैं। पाकिस्तान जो है वो खुद को एक नादान बच्चा दिखाता है। किस तरह से? 2022 अक्टूबर, पाकिस्तान, ये वो समय, ये वो मंथ था जब पाकिस्तान को तीसरी चौथी बार
रिमूव किया गया, एक बार हटाया गया रेड लिस्ट से, जब 2018 में उसको डाला गया था, उसके बाद से 2022 तक रहा है 4 साल। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जैसे ही हटाया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, इसके बाद सडनली ये देखा कि पाकिस्तान ने दो चीज़ें की। एक, IMF के पास में गया, $7 बिलियन का एक एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ में, किस लिए कि वो अपनी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से रेस्क्यू करना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, इसके लिए। और ये 37 मंथ लोन प्रोग्राम था। ये करने के लिए, अपनी छवि अच्छी वहाँ पे दिखाने के लिए वर्ल्ड फोरम पे क्या किया गया कि मसूद अजहर को उसका कोई भी हिंट कहीं भी किसी भी बाहर की एजेंसी को भी ना मिल जाए। इसकी वजह से मसूद अजहर को कोस्ट प्रोविंस भेज दिया जाता है अफगानिस्तान के कोस्ट प्रोविंस भेज दिया गया मसूद को। ये कहा वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जाके कि हमारे यहाँ तो हमने ये सब कुछ चीज़ें कितने ही समय से बंद कर दिया है, ना जैश काम कर रहा है हमारा, ना लश्कर काम कर रहा है, मसूद हमारे यहाँ है ही नहीं पाकिस्तान में, वो तो कोस्ट प्रोविंस में अफगानिस्तान, वहाँ से जो भी कर रहा होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें दिखा के यहाँ से $7.3 बिलियन जो है मॉनिटरी फंड IMF से लेने के बाद में अपना काम लगातार पाकिस्तान ने जारी रखा, क्योंकि जो शैडो आउटफिट्स बनाए गए थे 2 साल पहले 2019 में, वो लगातार वही काम कर रहे थे। वही बात है कि नाम नया काम पुराना, वो वाली चीज़ ये लगातार यहाँ पे करे जा रहे थे, भारत के ऊपर हमला करना। अच्छा, हर बार ये देखा गया है कि पाकिस्तान मसूद से ज़रूर दूरी बना लेता है जब भी उसके ऊपर FATF या किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि वो करता है, कोई अटैक करता है भारत के ऊपर। उस बीच में अचानक एक न्यूज़ सामने आने लगती है कि मसूद अजहर की तो मौत हो चुकी है, मसूद अजहर डेड, मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है, वो एक बम ब्लास्ट से मारा गया है। इसके कई लाइव एग्जाम्पल, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो जैश ए मोहम्मद ने कराया था, उसमें पाकिस्तान के अंदर एक अचानक से मिस इन्फॉर्मेशन, जब पाकिस्तान का इसमें नाम सामने आने लगा कि पाकिस्तान क्या ही कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, दुनिया ने जब उसके ऊपर उंगली उठाई, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई यहाँ पे, और ये बताया गया कि मसूद अजहर मर चुका है, मारा जा चुका है, उसका कोई रोल ही नहीं है भारत के ऊपर किसी भी तरह का अटैक करने में। इसके साथ दूसरी चीज़ ये सामने देखी गई कि ये जो अटैक हुआ पुलवामा का 2019 में, उसके कुछ टाइम बाद ही कुछ क्लिप सामने आई थी जिसमें ये दिखा कि रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान के ISI के सेफ पैसेज में मसूद अजहर घूम रहा था, पाकिस्तान के अंदर ही। तो फिर ये खबर कहाँ से आ चुकी थी कि वो मर गया है। यहाँ तक कि एक गैदरिंग की, एक पब्लिक गैदरिंग की, एक शादी थी जहाँ पे वो गया, और वहाँ पे जाके उसकी एक वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर कि वो स्पीच दे रहा है। और ये वीडियोस जो होती हैं दरअसल ये जैश ए मोहम्मद के जो लिंक चैनल्स हैं उनके थ्रू अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास में भेजी जाती हैं, नए रिक्रूट्स होते हैं उनके पास भेजी जाती हैं, कई बार ये लीक भी हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। इस शादी के फंक्शन में मसूद को ये देखा गया कि वो स्पीच दे रहा था इस टॉपिक पर कि शादी करना तो बहुत ज़रूरी है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो फिदायीन होना चाहते हैं, यानी कि जो सुसाइड बॉम्बर बनना चाहते हैं मसूद अजहर की देखरेख में, उसके गाइडेंस में, उनके लिए भी शादी करना ज़रूरी है। अब इसका क्या कंसेप्ट है वो मसूद से पूछना पड़ेगा जब उसको पकड़ा जाए। तो खैर ये सारी चीज़ें सामने आई कि ये जो फेक न्यूज़ है ये पाकिस्तान लगातार फैलाता है। इस तरह की फेक न्यूज़ 2024 में भी सामने आई। 2024 में जनवरी के अंदर सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तान बेस्ड यूज़र्स ने एक बॉम्ब ब्लास्ट के फ़ोटोज़ पोस्ट करना शुरू किए कि मसूद अजहर हैज़ बीन किल्ड इन बॉम्ब ब्लास्ट, वो बॉम्ब ब्लास्ट से मारा जा चुका है, ख़त्म हो गया है, जब वो एक मस्जिद से वापस लौट कर आ रहा था अपने घर पर। ये सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया ना, तब सामने आया कि ये तुमने शेयर तो किया 2024 में, लेकिन असल में ये हुआ था 2019 में। 2019 में ये एक बॉम्ब ब्लास्ट अलग जगह पे हुआ था। ये मसूद अजहर का ना इसमें कोई नाम था, ना ही उसको इसमें कुछ हुआ था, फिर भी इसको दोबारा शेयर किया गया। और क्यों किया गया था? क्योंकि 2024 में आप सभी जानते हैं पाकिस्तान दूरी बनाना चाहता है मसूद अजहर से, जब वो ऐसा कुछ अटैक भारत पर प्लान करता है। मसूद अजहर ने इसके बाद रियासी अटैक, डोडा अटैक, देसा अटैक, ये सब PM मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी के बाद ही हुए हैं। तो आप देखिए एक पैटर्न है। और यहाँ तक आपको अगर याद हो 2025 में अभी पहलगाम अटैक हुआ है, पिछले ही दिसंबर 2024 में एक बार फिर से खबरें आई थी कि हार्ट अटैक से मसूद अजहर की मौत हो गई है, उसको बहुत ही क्रिटिकल उसकी कंडीशन है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और शायद मारा जा चुका है, अफगानिस्तान भेज दिया गया है। ये सारी खबरें पिछले बार भी आई थी। और इसके बाद में हम 4 महीने बाद क्या देख रहे हैं? पहलगाम का 2025 का अटैक। क्योंकि जब भी कभी अगर कोई कहे वर्ल्ड फोरम पे कि भाई आपके यहाँ मसूद अजहर है, आपके यहाँ पे शहीद है, आप लोग इनसे ये सब काम करा रहे हैं, तो ये कहा जाए कि भाई वो तो या तो मारा जा चुका है, या तो अफगानिस्तान में, या तो वो कहीं और है, हम नहीं जानते उसको। इनोसेंट बच्चा बनने की कोशिश जो है पाकिस्तान हमेशा करता रहता है। खैर अब
इस वीडियो के हम अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं और एक और पैटर्न बचा है बात करने के लिए, जो है जब जब इंटरनेशनल विजिट्स होती हैं किसी गेस्ट की, कोई बाहर से इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे होते हैं भारत में, उस समय पर कई बार इन अटैक्स को देखा जाता है। या फिर जब भारत पाकिस्तान के बीच में भारत के ही बड़े बड़े लीडर्स जब पाकिस्तान जाके उनसे दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, तो बदले में वहाँ से क्या मिलता है। इसके कुछ बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ये देखने बहुत ज़रूरी है। फरवरी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी एक बस का इनॉग्रल उन्होंने किया, खुद उस बस में चढ़कर राजधानी से पाकिस्तान पहुंचे, अपने काउंटर पार्ट वहाँ पे जाके नवाज शरीफ से मिले। नवाज शरीफ से मिले, ये एक तरह की पीस कायम करने की कोशिश थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से। लेकिन फरवरी की ये बात है 1999, 3 महीने के बाद पाकिस्तान ने हमें बदले में क्या दिया। 3 महीने के बाद मई में 1999 में कारगिल का युद्ध होता है, कारगिल वॉर। इसी समय पर 3 महीने के बाद इस पीस टॉक पे अगले साल 2000 में आप ये देखिए कि जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, यूएस के प्रेसिडेंट उस समय पे, जब ये आने वाले थे जिस रात को भारत के अंदर, उसी रात को मिलिटेंट्स ने जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट किया गया। 21 मार्च की ये बात बताई जाती है, 21 मार्च साल 2000, जिस रात को आने वाले थे यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, सेम उसी रात को सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया। 36 सिविलियंस की डेथ हुई थी इसमें, 36, और दर्जनों ऐसे थे जो कि बुरी तरह घायल हुए थे। ये एक और इस तरह का वाक्य। इसके अलावा 2001 में ही जुलाई के अंदर आगरा समिट होने वाला था, एक हिस्टोरिक समिट बताया जाता है, 2 देशों के बीच में, 2 देश भारत और पाकिस्तान। प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, ये दोनों यहाँ पे आगरा समिट में मिलने वाले थे, मिले भी, ये सब हुआ, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसका रिटेलिएशन क्या हुआ सामने से, आतंकी संगठन खुद पाकिस्तान के ही, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते, जो आतंकी संगठन है वो नहीं चाहते कि भारत से बातचीत हो। पाकिस्तान की सरकार भी नहीं चाहती कि हम बातचीत करें, कश्मीर हमें दे दो बस। लेकिन हमें दुनिया को दिखाने के लिए अगर सामने वाला न्योता दे रहा है या वो बता रहा है, वो इन्वाइट कर रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये यहाँ आते हैं। स्टिल जो उनके साथी हैं पीछे से, जो उनके चहेते हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद, वो सीधा अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, जुलाई 2001 में ये आगरा समिट हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों की मुलाकात हुई। उसी साल में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, दिसंबर में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। 14 हमारे जो लोग थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया था। ठीक है, अगले साल इसके 2002, यानी ये तो लगातार सीरीज चली है इवेंट्स की इस तरह के। इसके अगले साल 2002 में यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो उस समय पर थी साउथ एशियन अफेयर्स की, क्रिस्टीना बी रोका का आना हुआ था भारत, और वो पहली विजिट थी उनकी भारत। लेकिन इस बीच में एक इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक किया गया इन आतंकियों के द्वारा। 14 मई 2002 में हुआ क्या, जम्मू कश्मीर के कालोचक में पहले इन आतंकवादियों ने एक बस को टारगेट किया। 3 आतंकी थे, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस थी, उसको टारगेट किया गया। ये सारे के सारे टूरिस्ट थे जो कि मनाली से ये बस आ रही थी जम्मू कश्मीर। इसमें बस के अंदर फायरिंग करके 7 लोगों को मारा गया। इसके बाद ये जो टेररिस्ट थे, ये 3 जो मिलिटेंट यहाँ पे आए थे, ये सीधा आर्मी के क्वार्टर्स में चले जाते हैं, यानी कि जो फैमिली क्वार्टर्स थे आर्मी के, वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। 23 लोगों की जान गई थी यहाँ पे, इंक्लूडिंग 10 बच्चे थे उसमें। 23 में से 10 बच्चे, और उन बच्चों की उम्र थी 4 साल से 10 साल के बीच में। कायरता, इस तरह की कायरता हमेशा दिखाते हुए आए हैं, ये पहली बार नहीं, ये हमेशा से ऐसे ही दिखा रहे हैं, और इनको मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी है इस पर। तो खैर, इसके बाद आप देखते हैं 2015 में पठानकोट अटैक, दिसंबर में पीएम मोदी ने एक सरप्राइज स्टॉप ओवर किया था लाहौर में, जब वो रुके थे। ऐसा पहली बार हुआ था पिछले 1 दशक के अंदर कि जब एक प्रधानमंत्री जो हैं वो सडनली ऐसे रुके हों पाकिस्तान की विजिट पर अपने यात्रा के दौरान। नवाज शरीफ से उनका मिलना हुआ था। लेकिन इसके 1 हफ्ते के बाद ही वही हुआ, नवाज शरीफ तो मिल लिए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जाके वहाँ पे रुके थे, मुलाकात की थी। लेकिन बाकी जो नवाज शरीफ के चहेते लोग, समय के LET, लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके हुक्मरानों को ये सब पसंद नहीं आया, और उसके बाद
पठानकोट में टेरर अटैक होता है 1 हफ्ते के बाद। तो ये चीज़ें हर बार लगातार चल रही हैं। और इस बार की बात अगर करें तो पहलगाम अटैक 2025, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वेंस आए हुए थे, भारत आए थे, सबको पता था, सारी चीज़ें थी। और इस टाइम पे पहलगाम के अंदर 28 लोगों को मार दिया जाता है, टूरिस्ट को, निहत्थे टूरिस्ट को ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया AK-47 M4 कार्बाइन का यूज़ करके। और किस तरह किया गया है वो सब हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। मेन चीज़ ये है यहाँ पे जो पहलगाम अटैक की अगर बात करें, और ये आखिरी एक नोट है, इस पे वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल गेस्ट, एक पैटर्न देखा गया है कि इंटरनेशनल गेस्ट जब भारत आते हैं तब आतंकी हमला हो सकता है। अमरनाथ यात्रा के टाइम फ्रेम में जब ये होने वाली होती है या चल रही होती है, इस दौरान आतंकी हमला हो सकता है। पाकिस्तान से जब पीस टॉक्स की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के और भारत के बीच पीस टॉक्स के दौरान आतंकी हमला हो सकता है। भारत के किसी दूसरे फ्रंट पर, किसी भी अलग अलग फ्रंट जैसे भारत के, वहां पे अगर कुछ टेंशन का सडन माहौल क्रिएट होने लगे तब कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है। तो ऐसे में इस समय पर जब ये पहलगाम का अटैक हुआ है, इनमें से कई चीज़ें कोइंसाइड कर रही थी। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, एक इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। बंगाल में सडन वायलेंस देखा जा रहा था लगातार भारत के अंदर। ऐसे में क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ इतना बड़ा? क्यों आखिर कश्मीर के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे 2000 टूरिस्ट एक जगह पर मौजूद है लेकिन कोई फोर्सेस नहीं है, कोई जवान नहीं है? इंटेलिजेंस नेटवर्क को क्या हुआ? तो ये एक बड़ा लैप्स है। लेकिन ये पूरी उम्मीद है भारत के नागरिक होने के नाते हम सबको कि जल्दी ही इसका एक प्रॉपर जो जवाब है वो इन आतंकियों को, चाहे वो TRF हो, कश्मीर टाइगर्स हो, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हो, इनको दिया जाएगा। तो प्रॉपर आंसर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देश के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि जिस तरह की कायरता दिखाई गई है आप इसे बयान नहीं कर सकते। निहत्थे लोगों के ऊपर AK-47 चलाना ये टॉलरेबल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कभी कहीं किसी कोने में इस दुनिया के हो सकता है। दोस्तों, ये आज हमने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान ही है जो इन सब आतंकी संगठनों को आगे बढ़ाता है, पालता है, पोसता है और आगे भेज देता है। और किस तरह से करता है ये भी आपको बताया, एक एक प्रूफ्स के साथ में ये सारे पैटर्न्स भी बताए। आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है इस तरह के टॉपिक्स पर। क्या आपको लगता है, जिससे कि व्यू पॉइंट जब मैच होगा या कुछ और हमें पता चलेगा तो हम कुछ दूसरी चीज़ भी उससे सीख सकते हैं, कहीं और किसी रीजन में भी सर्च कर सकते हैं, रिसर्च और अपनी बेहतर बना सकते हैं। ये था आज का एपिसोड। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।